Hello students, good morning in Corona Live class. Today we are going to discuss a very important topic in grammar section, that is conjunction. Dear students, जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन का क्या रोल है ग्रामर सेक्शन में, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा डेफिनेशन में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, इट जॉइंस या जोड़ता है, जोड़ता है इसलिए इसका नाम है कंजंक्शन। का दूसरा नाम है ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स, या दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जोड़ने का काम करता है। तो पहले ये समझेंगे कि किस किस प्रकार का सेंटेंस या किस किस प्रकार का वर्ड ये जोड़ने का काम करता है, इसको जरा समझें। देखिए पहला एक सेंटेंस लिखे, आई हैव अ डिलिजेंट फ्रेंड। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस। मुझे एक मेहनती दोस्त है, यानी मेरे पास एक मेहनती दोस्त है, एंड ही इज वेरी मैग्नानिमस, और वह बहुत ही उदार है। मैग्नानिमस मीन्स काइंड। मेरे पास एक मेहनती दोस्त है, यानी मेरा दोस्त मेहनती है, और क्या है वो बहुत उदार है, वेरी काइंड। तो यहाँ पे देखिए एंड के द्वारा जोड़ा गया है दो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो फ्रेंड के लिए यूज किया गया है। डिलिजेंट भी पॉजिटिव वर्ड है और मैग्नानिमस भी पॉजिटिव वर्ड है। तो तब जब दो सिमिलर चीजों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जनरली एंड का यूज करते हैं। जैसे इधर मान लो कोई नेगेटिव एडजेक्टिव रहता, उधर भी कोई नेगेटिव एडजेक्टिव रहता, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। बट जैसा ही कंट्रास्ट आता है, ऑपोजिट आता है, ऑपोजिट चीजें आता है, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव बातें कर रही है, दूसरी ओर नेगेटिव, तो उस कंडीशन में हम लोग बट का यूज करते हैं। इसलिए बट को बोला गया है कंट्रास्ट कंजंक्शन। कंट्रास्ट कंजंक्शन पहले समझे होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी लिख के रख रहे इस वर्ड को, कंट्रास्ट कंजंक्शन, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस सेकंड में क्या लिखा हुआ, आई हैव अ रिच फ्रेंड। दोस्त कैसा है, रिच है। रिच का मीनिंग आप समझ सकते हैं, समृद्ध, अमीर। मेरा एक अमीर दोस्त है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, ही इज वेरी फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स कंजूस। अब जरा समझिए, अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कंजूस होना, अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कंजूस होना ये अच्छी बात नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग कंट्रास्ट कंजंक्शन का यूज करेंगे कि एक तरफ रिच है, एक तरफ फ्रूगल है, एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी ओर नेगेटिव। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे बट लेंगे। बट का यूज कब करते हैं, जब एक तरफ लगे सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरी ओर नेगेटिव। मान लो इधर नेगेटिव होता है, उधर पॉजिटिव, तो भी बट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूँ क्या, डैश इंडिया विल विन द मैच और नॉट, भारत मैच जीतेगा या नहीं, ये बात मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ क्या कंजंक्शन यूज करेंगे आप सोचिए। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन है दैट, दूसरा ऑप्शन है विच, तीसरा ऑप्शन है बट, चौथा ऑप्शन है वेदर। जरा सोचिए क्या होगा यहाँ पे आंसर, आई डोंट नो। अधिकांश स्टूडेंट को लग रहा है कि दैट होता, आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन आपको बता दें दैट यूज नहीं करना है यहाँ। दैट इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे आगे कंजंक्शन आपको दिख रहा है, और आगे और दिख रहा है, जिसके कारण से दैट यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, वेदर। यहाँ पे वेदर यूज करना पड़ेगा। इस वेदर का भी मतलब की होता है और दैट का भी मतलब की होता है, बट डिफरेंस क्या है, दैट का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे और दिया गया है, वेदर के साथ कनेक्शन और लगता है। तो इस तरह से कुछ पेयर कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा पहले, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। तो कंट्रास्ट कंजंक्शन पढ़ने के बाद अभी हम लोग कंट्रास्ट कंजंक्शन लिखे, इसको पहले डिस्कस कर रहे थे, फिर हम लोग कुछ पेयर कंजंक्शन पढ़ेंगे, जिसके बाद उस पार्टिकुलर कंजंक्शन के बाद वही आता है, जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। इस चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कंट्रास्ट कंजंक्शन के बाद।
जैसे देखिए कंट्रास्ट कनेक्शन होता क्या है, पहले तो आप जान चुके हैं कि व्हाट कंट्रास्ट मीन इक्वल टू होता है। उसके बाद देखिए नॉटविथस्टैंडिंग नेवरदलेस ऑल्दो को भी शामिल कर सकते हैं। ऑल्दो या दो, ये सारे जो वर्ड हैं ये एक दूसरे का ऑपोजिट मीनिंग को जोड़ने के लिए काम में आता है। जैसे देखिए वह कठिन परिश्रम किया, हालांकि बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, हालांकि वह एग्जाम में फेल हो गया, तो ये क्या हुआ, कठिन परिश्रम किया अच्छी बात, एग्जाम में फेल हो गया तो नेगेटिव बात होगी। तो उस कंडीशन में लोग कंट्रास्ट कनेक्शन का यूज करता है। ये देखो नॉटविथस्टैंडिंग नेवरदलेस, ये सभी का मतलब होता है इसके बावजूद भी। नॉटविथस्टैंडिंग नेवरदलेस, ये सब क्या मतलब क्या होता है, इसके बावजूद भी। ठीक है, तो कंट्रास्ट कनेक्शन ये नोट कर लीजिए आप लोग, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग और ऑल्दो या दो। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आप जरा कंट्रास्ट कनेक्शन का यूज करिए कि यहाँ पे क्या होगा। He couldn't pass exam, वो एग्जाम में पास नहीं हो सका। Dash, he worked hard, यहाँ पे क्या है, वर्ड में कि नॉट किस पर करने के लिए कि नेवरदलेस नहीं किया, ऑल्दो या दो, या सोचिए क्या होगा यहाँ पे। ऑल्दो या दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। वह परीक्षा में पास नहीं हो सका, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो ऑल्दो या दो, ये दोनों वर्ड से आप कोई लीजिए आप। कंट्रास्ट कनेक्शन के बाद एक चीज आपको और यहाँ पे सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखिए, एक चीज यहाँ गौर किए कि यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये रिजल्ट है और ये कॉज है। कॉज और रिजल्ट करने का मतलब हुआ कि जो काम पहले हुआ वो कॉज है, जो काम बाद में हुआ वो रिजल्ट है। मेहनत करने का काम पहले हुआ, एग्जाम पास नहीं कर सका, ये रिजल्ट है। तो जरा समझिए यहाँ पे ऑल्दो या दो के साथ हमेशा कॉज होता है, इसको ध्यान रखना। ऑल्दो या दो, इसके बाद हमेशा कॉज आता है। इफ, एज, सिंस, बिकॉज, इस टाइप के सेंटेंस के बाद हमेशा कॉज आता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, कॉज। ऑल्दो को थोड़ा हम साइड करके चल रहे हैं क्योंकि कुछ हम दूसरी चीज बताने जा रहे हैं, इससे जुड़ी बातें। यहाँ पे कॉज में ऑल्दो को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसको अलग रखें इसलिए क्योंकि यदि ये सभी से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है जो अंडरलाइन किया घेरे हुए, इससे यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसके बाद में किसी प्रकार का कनेक्शन का यूज नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब एक तो जान लो कि इसके साथ हमेशा कॉज आएगा,
और आगे रिजल्ट बताने के लिए सो, दस, देयरफॉर इस टाइप का वर्ड का यूज इस वर्ड के साथ नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे क्या कहना चाह रहा है उसको सेंटेंस से देखिए तभी ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो अभी इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए पहले आप तो कि यदि कोई सेंटेंस की शुरुआत इफ से, एज से, सिंस से या बिकॉज से होता हो तो आगे का जो सेंटेंस होगा इसके बाद जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो हमेशा कॉज होगा। कॉज और रिजल्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए कि है क्या, कि जो काम पहले हुआ वो कॉज है, जो बाद में वो रिजल्ट हुआ। अब इस सेंटेंस को देखिए, I couldn't go there as I was ill. मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। तो क्योंकि का मीनिंग देने के लिए बिकॉज ले सकते हैं। ठीक है। बिकॉज के बाद एक कॉज आ गया, बीमार था जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन इसी से भी सेंटेंस स्टार्ट यार लिख दिया जाए, बिकॉज या सिंस I was ill, therefore I couldn't go there. यदि ऐसा सेंटेंस लिखा जाए ऐसे या बिकॉज से या सिंस से, यदि कोई सेंटेंस की हम शुरुआत किए तो आगे जो है सो दस, देयरफॉर, सो इस टाइप का वर्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे ये वर्ड गलत होगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगेगा। यदि ये वर्ड नहीं होता आई वाज इन देयरफॉर आई कुडंट गो देयर तो सही हो जाता, तब वहाँ पे देयरफॉर सही हो जाता। लेकिन यदि इसकी शुरुआत यहाँ हो गई कि ये अपने साथ कोई पेयर कंजंक्शन नहीं लेता, मैंने क्या बताया, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, उसी प्रकार से बिकॉज या सिंस के साथ देयरफॉर पढ़ने में लगता है सुटेबल है बट यूज नहीं करना है, वो गलत है। इफ से सेंटेंस की शुरुआत होगी, लगता है कि आगे देन होना चाहिए बट होगा नहीं। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम, ऐसा लगता है कि नहीं देन होना चाहिए कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, लेकिन देन का यूज नहीं करना है। ठीक है। तो इसके बाद आगे कोई कंडीशन यूज नहीं करना है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं आप, सो हो गया, इसको मिटा देते हैं तब लिखिए। सो 10 मतलब इस प्रकार से, सो 10, therefore, yet, ये सभी के बाद क्या आता है, ये सभी के साथ रिजल्ट आता है। येट ऑल्दो के साथ आता है, ऑल्दो अपने साथ कंजंक्शन ऐड लेता है, ये सभी के साथ रिजल्ट आता है। इफ हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, ये सभी के साथ कॉज आता है। तो कॉज और रिजल्ट आप समझ चुके हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो गया कंजंक्शन का, वो पेयर कंजंक्शन, कोरिलेट करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए। ठीक है। पेयर कंजंक्शन पढ़ने से पहले एक चीज और हम लोग जानते हैं, ये तीनों वर्ड टिल, अनटिल और अनलेस। टिल अपने आप में कंजंक्शन भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, दोनों है। स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, कंजंक्शन एडवर्ब दोनों है। और ये दोनों वर्ड जो है इसका कंजंक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से ये बात हुई। जैसे आप किसी को बोले कि आई स्टडी टिल मिडनाइट, तो टिल वहां पे एडवर्ब टाइम का काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब ये कंजंक्शन का काम करता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो भी इसका मीनिंग वही लगभग वही होता है। टिल का मीनिंग तक का मीनिंग देता है। ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ है अनटिल।
अंटिल और टिल में बेसिक डिफरेंट यदि देखा जाए तो इसके साथ आप नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जब तक नहीं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करता है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करता है, दोनों कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। ये हो गया कंडीशनल ओरिएंटेड शब्द सूचक, सॉरी समय सूचक, टाइम ओरिएंटेड है। ये टाइम ओरिएंटेड है, टाइम से रिलेटेड कंडीशनल बनेगा। ये हो गया टाइम ओरिएंटेड और ये हो गया कंडीशनल ओरिएंटेड, समय सूचक और शर्त सूचक। समय सूचक और शर्त सूचक कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप किसी को बोले कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, तो ये कहीं कहीं न कहीं ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में अंटिल का यूज करना है। और ये जो शर्त सूचक जो हम बताएं कंडीशनल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हो उसको समझिए कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। तो इस टाइप का सेंटेंस जो है वो कंडीशनल ओरिएंटेड है, शर्त सूचक। ये शर्त है, यदि आप मुझे 500 रुपये नहीं दोगे तो मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? शर्त सूचक, कंडीशनल बेस्ड। तो कंडीशन बेस्ड जब आता है तो ऑलवेज यूज करना है, टाइम बेस्ड करना है तो अंटिल यूज करना है। आपको ध्यान में क्या रखना है, माइंड मेकअप ये करना है कि अंटिल रहे या अनलेस, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। तो एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, समझिए कि गलती कहाँ है। Unless you don't work hard। अब देखिए unless है not लिखो, unless से until के साथ not नहीं आता, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? unless और until के साथ ध्यान में आपको ये रखना है कि not का यूज ना करें, unless और until दोनों के साथ, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब ये दो सेंटेंस लिखे हैं, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि अंटिल का तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया गया है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अंटिल रहे या अनलेस इसके साथ नॉट का यूज नहीं करना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये नॉट हटेगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जाएगा, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण यहाँ पे कम्स लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसा होगा, अनलेस सॉरी अंटिल ही कम्स हियर आई विल नॉट गो देयर। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो नॉट लिखे हैं, अब बोले थे कि अंटिल के साथ नॉट यूज नहीं लगेगा, तो जरा समझिए इसका इस सेंटेंस का प्रभाव कहाँ तक है। यहाँ तक कॉमा आया, फिर आगे दूसरी सब्जेक्ट, तो आगे वाला जो पार्ट है, बाद वाला जो पार्ट है उसमें जरूरत पड़ने पर नॉट का यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर नहीं भी कर सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता, बाद वाले सेंटेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। इधर जो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना यदि अंटिल और अनलेस यूज किया गया है तो। अंटिल का मतलब होता है ई प्लस नॉट, ये जो वर्ड बना है अंटिल ना, वो ई प्लस नॉट, नॉट वर्ड इसमें खुद छुपा हुआ है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। अनलेस का मतलब समझिए ई प्लस नॉट, इसलिए ये दोनों वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं करना। अब जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कंजंक्शन का जो अभी आप सीखने जा रहे हैं, इसको आप जरूर नोट करें और याद भी कर लें। जब लोग ऑफलाइन मिलेंगे ये सभी स्टूडेंट से पूछेंगे, इसका प्रॉपर आप नोट्स जरूर बनाएं। पेयर कंडीशन कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए, को रिलेट करने के लिए, जैसे
आइदर के साथ कनेक्शन और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, वेदर के साथ और आता है, अदर, अनदर, रादर के साथ देन आता है, नो सूनर के साथ भी देन आता है, as soon as नो कंजंक्शन। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब कोई सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से होगा तो आगे कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा। एज सुन एज अपने साथ कोई कंजंक्शन नहीं लिखता, लिखिए नो कंजंक्शन। एज सुन एज के साथ नो कंजंक्शन। उसके बाद हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बैरली, ये सभी के साथ व्हेन या बिफोर लेते हैं। मोस्टली यही ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट्स। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बैरली के साथ व्हेन या बिफोर लेते हैं। सेंटर के साथ यदि इफ लगा हो तो आगे इभर लिखना है। सेंटर के साथ यदि और है तो आगे नेवर होगा। द रीजन के साथ आगे दैट होगा। डाउट या डाउटफुल के साथ इफ लेते हैं। डाउट या डाउटफुल के साथ इफ लेते हैं, लेकिन यही नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस सही रहता है। डाउट या डाउटफुल कल यदि नेगेटिव सेंटेंस में हो गया, जैसे आई हैव नो डाउट, ऐसा नहीं लिखा गया आई हैव नो डाउट, ठीक है। तो डाउट या डाउटफुल के पहले नो या नॉट का यूज किया गया हो तो उस कंडीशन में आगे आपको दैट लेना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे फोकस करें। बिटवीन और बोथ, बिटवीन या बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। तो ये पेयर कंडीशंस है, ये जब तक आप याद नहीं रखोगे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती रहेगी, ठीक है। ये पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर वर्ड के साथ यही वर्ड आता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नाइदर के साथ नो, और आइदर के साथ और, अदर, रादर, अदर स्टार के बाद तो देन आता है, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आता है। एज सून एज के साथ कोई कनेक्शन यूज नहीं करना। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बैरली के साथ व्हेन या बिफोर यूज करें। सेंटर के साथ इफ लगाओ तो इवर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी हमेशा, तो सेंटर या नेवर, कभी कभी या कभी नहीं तो सेंटर और नेवर। तो ये पेयर कंडीशन आप जरूर याद करें। आपके घर में छोटे भाई बहन है तो उसको भी बताएं, ये याद करो। और इससे रिलेटेड कोशिश करें कि एक सेंटेंस इससे बनाएं, ठीक है। जैसे आइदर सोनू और मोहन डैश रीडिंग इंग्लिश, तो जरा सोचो वहां पे इज होगा या आर। तो इसका भी कल हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा संक्षेप में समझा देते हैं। ये जो है, यदि दो सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ है, यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ये सब्जेक्ट नियर पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। ये सब्जेक्ट से मतलब नहीं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल कल करेंगे स्टूडेंट्स। आज आपको क्या करना है, ये सभी को अच्छे से शेयर करके लिखना है, इस रूल को याद करना है और सेंटेंस हो सके तो एक दो बनाना है। कल हम लोग इस शब्द को, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। जब तक ये याद नहीं रहेगा वो थोड़ा बनाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और टाइप ऑफ कंजंक्शन में जैसे कुछ स्टूडेंट को ये पहचानने में दिक्कत होता है कि कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ठीक है, कोरिलेटिव होता है क्या, कि सारे टाइप का जो कंजंक्शन है उसकी भी चर्चा कल करेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे। आज क्लास इतना है।